नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है यक्ष प्रश्न, जिसे लिखा है आज के ख्याति प्राप्त लेखक भगवान अटलानी जी ने। कहानी आज की समस्या को लेकर ही है। एक स्त्री अपने ससुराल में अपने घर के लोगों के साथ सामंजस्य क्यों नहीं बिठा पाती है, इस यक्ष प्रश्न को लेकर कहानी लिखी गई है। कहानी का एक समाधान भी अटलानी जी ने सुझाया है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। यक्ष प्रश्न। गलत कहाँ हुआ? मेरे माता पिता पढ़े लिखे, सुलझे और सकारात्मक विचारों के हैं। माँ समझदार, शांतिप्रिय और ममतामयी है। घर को पूरे समर्पण और निपुणता के साथ संभालती हैं। नाते और रिश्ते के सभी लोग उनकी प्रशंसा करते नहीं अघाते हैं। पिता उच्च पद पर आसीन हैं, आदर्शवादी हैं, स्पष्ट विचारों के हैं। पांव हमेशा चादर को ध्यान में रखकर फैलाते हैं। चारवाक की उक्ति ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत में बिल्कुल आस्था नहीं रखते। बंगला, गाड़ी, सांसारिक सुविधाएं सब कुछ है, लेकिन ये चीजें कहीं से कर्ज लेकर नहीं खरीदी है उन्होंने। स्पष्टवादी जरूर हैं। कोई बात अच्छी नहीं लगती है तो मन में नहीं रखते, मुंह पर ठोक बजाकर कह देते हैं। कभी कभी प्रतिक्रिया व्यक्त करते समय कटु भी हो जाया करते हैं, मगर मन में ग्रंथियां पालते नहीं हैं। लिया दिया और बात खत्म। सहज और सदैव है। प्रारंभ से ही माता पिता दोनों ने मेरी उचित इच्छा या मांग को हमेशा पूरा किया है। मित्रों को हमेशा रश्क होता रहा है कि मुझे इस तरह के स्नेहशील माता पिता का संरक्षण मिला है। समझदारी से जीवन जीने की दृष्टि से सभी आवश्यक संस्कार देने की पूरी कोशिश की है उन्होंने। शायद इसीलिए इस मोर्चे को छोड़कर हर काम में कामयाबी मिली है मुझे। कामयाबी भी ऐसी कि जो पूर्णतः स्वार्जन के एहसास से भरी है। क्यों रहा हूं मैं इस मोर्चे पर असफल? मैं भी सुशिक्षित हूँ, प्रतिष्ठित व्यवसायी हूँ, सामान्य व्यक्ति की तुलना में पर्याप्त अधिक कमाता हूँ, कम बोलता हूँ, किंतु आत्मविश्वास की कमी या संकोच के कारण नहीं। मेरा चेहरा, मेरी भंगिमा, चाल ढाल, पोशाक, आंगिक भाषा चिल्ला चिल्ला कर मेरी समझ के स्तर का खुलासा करते हैं। क्रोध करना, झल्लाना, दुखी होना, निराश होना, हार मानना मेरे स्वभाव में नहीं है। माता पिता को भरपूर आदर देता हूँ। सामान्यतः दबाव में आकर मैं ऐसा कोई काम नहीं करता हूँ जो मुझे ठीक नहीं लगता। बिना कुछ कहे, बिना शोर शराबे के खामोशी से अपनी सोच और समझ के अनुरूप काम करता रहता हूँ। मगर माता पिता कुछ कहते हैं तो पसंद आए या न आए, ठीक लगे या न लगे, बिना प्रतिवाद के उस बात को मान लेता हूँ। लगभग अंधविश्वास की सीमा तक भरोसा है कि वे जो कुछ कहेंगे मेरे लिए हितकर ही होगा। आज तक मेरे इस भरोसे को कोई ठेस नहीं लगी, मगर यह फैसला उन्होंने आदेश की तरह आरोपित नहीं किया था। स्वयं देखभाल कर, सोचकर, मित्रों परिचितों से मशविरा लेकर, छानबीन करके मेरी संपूर्ण स्वीकृति के बाद किया था यह निर्णय। तो कटघरे में क्यों खड़ा है अब यह निर्णय? बचपन से अपनी बुद्धि पर भरोसा रहा है। जीवन जीने की कला का एक सूत्र है, परिपक्वता का आयु से कोई संबंध नहीं है। खेलने, खाने और शरारतें करने की उम्र में एक्सरे की तरह बड़ों के मन की बात समझना शायद परिपक्वता के कारण ही संभव होता रहा है। माता पिता को अपवाद मानते हुए बड़े बुजुर्गों की असहमति के बावजूद जो ठीक लगता है वही करने की जिद भी संभवतः इसी परिपक्वता का नतीजा रही है। छोटा था तब भी, अब बड़ा हो गया हूँ तब भी जिद मन ही मन ठानता हूँ। हील हुज्जत, वाद विवाद, झगड़ा टंटा, चीखना चिल्लाना, रूठना मनाना, शोर शराबा, पलायन आगमन, यहाँ तक कि अपने पक्ष में मजबूत दलीलें देकर संतुष्ट करने की कोशिश तक मैंने कभी नहीं की। करनी ही मेरी कथनी रही है। अपने आप से संवाद करते हुए फैसला करता हूँ, उसके ठीक होने के प्रति अगाध विश्वास से भरा रहता हूँ। इसका कारण भी हो सकता है परिपक्वता और केवल परिपक्वता ही रही हो। परिपक्वता के इस एहसास ने कभी न धोखा दिया है और न कभी शर्मसार होने दिया है मुझे। तुरंत नहीं तो कालांतर में सही, लेकिन हर कदम सही दिशा में उठाया गया कदम सिद्ध हुआ है। लेकिन 9 वर्षों के बाद भी गलत लगता यह कदम क्या कभी सही सिद्ध हो सकेगा? अगर मैं माता पिता की हर बात को ज्यों का त्यों अंगीकार करता हूँ,
तो सचमुच कुछ विशेष नहीं कर रहा हूँ। माता पिता ने भी मेरी अनकही इच्छाओं का तक भरपूर आदर किया है। चुनाव का मौका आया तो उन्होंने निकटतम संबंधों की भी परवाह नहीं की। टकराना पड़ा तो टकराए, दरगुजर करना पड़ा तो किया। संशय की स्थिति में अनिर्णय और अनिश्चय के क्षणों में मेरे मत को महत्व दिया। कई बार तो दुरुपयोग की संभावना को भी तरजीह नहीं दी। उनके अटूट विश्वास से उपजी श्रद्धा के कारण ही मैं उनकी इच्छा को आदेश मानने के अलावा और कुछ सोच ही नहीं पाता हूँ। कर्तव्य भाव श्रद्धा के साथ मिलता है तो प्रश्न और शंकाएं तिरोहित हो जाती हैं। जिस उम्र में माँ बाप के डांट फटकार सामान्य बात मानी जाती है, निषेध अनिवार्यता माने जाते हैं, रोकना टोकना दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा होते हैं। यदि मेरी समझ पर विश्वास करके मुझे मेरे मन माफिक ढंग से अपना रास्ता स्वयं तय करने का अवसर दिया उन्होंने, तो मैं उनकी अवज्ञा कैसे कर सकता हूँ। कभी असहमति के बावजूद ऐसा नहीं लगा कि माता पिता की इच्छा के अनुरूप काम करने से मेरा अहित हो सकता है। सांसारिक, शारीरिक, सामाजिक, मानसिक किसी भी स्तर पर मुझे तकलीफ न पहुंचे, यह सुनिश्चित करते समय उन्होंने अपने हित अहित को गौण समझा है। मेरा पारिवारिक जीवन उनके कारण संकटग्रस्त हो जाए, पत्नी के साथ मेरा तालमेल न बने, ऐसा कुछ यदि वे सोचते तो कृत्यों, व्यवहार या वाणी से झांक नहीं जाती क्या उनकी यह भावना। 9 वर्ष हो गए पत्नी को आए, साथ रह रहे हैं। कुछ भी तो नहीं महसूस हुआ है इस अवधि में जिससे उनकी दुर्भावना झलकती हो। विवाह के बाद हुए 2 बच्चों के प्रति जो स्नेह भाव उनमें है, उन्हें सुसंस्कारित करने के जो प्रयास उनकी ओर से होते हैं, अंधमोह से ग्रस्त हुए बिना बच्चों को आत्मीय भाव से जो व्यावहारिक और नैतिक दिशा वे देते हैं, पिछले 9 वर्षों से उसे देख और महसूस कर रहा हूं मैं। जिंदगी की आपाधापी जो कुछ करने की सुविधा मुझे नहीं देती और पत्नी जानबूझकर जो नहीं करती है, उसे मेरे माता पिता कर्तव्य भाव से करते हैं। यह बात छिप सकती है क्या कभी। हो सकता है पत्नी की तरह कोई दूसरा भी मेरी सोच को अंधभक्ति की संज्ञा दे, किंतु न्यायपूर्ण, विवेक सम्मत और उचित के प्रति आस्था के साथ समझौता न करने की प्रवृत्ति को अंधभक्ति कैसे मानूं मैं। कैसे मानूं कि जो मैं स्वयं देखता और महसूस करता हूँ वह गलत है और दूसरे जो उसकी व्याख्या करते हैं वह ठीक है। फिर ऐसा भी तो नहीं है कि हर एक मुझे या मेरी सोच को गलत कहता हो। जो निकट से देखते हैं, तथ्यों को समझने की चेष्टा करते हैं, वे मुझे गलत नहीं मानते, मगर जो हकीकत से परिचित नहीं है या रंगीन चश्मा लगाकर स्थितियों को देखते हैं, उनकी दृष्टि में तो मेरी सोच माता पिता के प्रति अंधभक्ति की श्रेणी में आती है। पत्नी पता नहीं क्यों उस दौर को याद नहीं करना चाहती जब मेरी व्यावसायिक व्यस्तताओं को ध्यान में रखते हुए माता पिता उसे सिनेमा, नाटक या सैर सपाटे के लिए अपने साथ लेकर जाते थे। तबीयत खराब होने पर घर आए डॉक्टर से दर्द के भय से इंजेक्शन न लगवाने पर पकड़कर जबरदस्ती इस तरह काबू में करते थे जैसे कि वह उनकी बेटी ही हो। खाने पीने, पहनने ओढ़ने की उसकी हर इच्छा का ध्यान रखते थे। जरूरत नहीं होने पर भी हर महीने 800 रुपए जेब खर्ची के देते थे। मायके से क्या आया, क्या मिला, कभी नहीं पूछते थे। शादी विवाह प्रिय प्रसंग पर पत्नी ने मायके में किसको कितनी राशि की सौगात दी, यह जानने में कभी रुचि नहीं लेते थे। हर छोटे बड़े निर्णय में उसे शामिल ही नहीं करते थे, उसके मत को वरीयता भी देते थे। मकान नया बना हो या उसमें तब्दीलियां हुई हो, सब कुछ उससे राय लेकर होता था। आने जाने वाले प्रत्येक महत्वपूर्ण व्यक्ति से उसका परिचय कराने के साथ प्रशंसा में कुछ न कुछ जरूर कहा जाता था। मुझसे अनबन, मनमुटाव, खटपट किसी न किसी बात पर सदैव ही होती रही है उसकी। पल में तोला पल में माशा के तर्ज पर पत्नी की मनस्थिति, मिजाज और व्यवहार बदलने में देर नहीं लगती। कभी कभी तो डर लगता है कि जो चहक उसकी वाणी और चमक उसके चेहरे पर है, कहीं अगले ही पल रौद्र रूप धारण न कर ले। कई बार घंटों बिफरती रहती है और मैं खामोश बैठा उसकी विफलता देखता सुनता रहता हूँ। नाराजगी के कारण होते हैं वे बिंदु जो या तो मेरे स्वभाव के हिस्से हैं या जिंदगी जीने के लिए जिन्हें मुझे नित्य क्रम की अनिवार्यता बनाने पर विवश होना पड़ा है। मेरी खामोशी उसे अप्रिय है। एक एक पल की उसे खबर दूं, यह अपेक्षा आक्रोश बनकर उसकी वाणी और व्यवहार में जब तब उतर आती है। व्यवसाय में क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ,
वह चाहती है कि हर बात उसे बताई ही न जाए, यथासंभव उससे चर्चा करके उसके बाद की जाए। व्यवसाय के लिए कोई मशीन खरीदनी हो, उपकरण मंगवाना हो या दफ्तर में कोई साज सज्जा के स्तर पर परिवर्तन करना हो, तो उससे बात की जानी चाहिए। ये काम करने में कोई बुराई तो नहीं है। पत्नी से छिपाने की मंशा से भी मैं इन मुद्दों पर उससे चर्चा नहीं करता हूँ, ऐसा भी नहीं है, बस स्वभाव में नहीं है। माता पिता के प्रति संपूर्ण सम्मान भाव के बावजूद उनसे भी बैठकर कभी बातचीत नहीं करता हूँ मैं। वे मेरे स्वभाव या कहूँ मेरी कमजोरी को समझते हैं, इसलिए मेरी संवाद न करने की आदत को अन्यथा नहीं लेते। संभव है मुझ पर भरोसा और मुझे छूट देने की मनोवृत्ति इसका कारण रही हो। ये भी संभव है कि उन्हें लगता हो कि जो क्षेत्र उनका नहीं है उसके संबंध में चर्चा न करके मैं उन्हें अपने तनाव और परेशानियों से दूर रखना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात तो यह है, मानव का हर परिस्थिति में सामंजस्य स्थापित करने वाला स्वभाव। विषय कोई भी हो, पक्ष विपक्ष में दी जाने वाली योग्य दलीलें प्रचुर होती हैं। स्कूल कॉलेज में होने वाली वाद विवाद प्रतियोगिताओं से लेकर संसद में होने वाली बहसों तक इसके प्रमाण मिल जाएंगे। न जाने क्यों मेरी पत्नी 9 वर्षों की लंबी अवधि गुजर जाने के बाद भी न तो मेरी प्रवृत्ति और स्वभाव को समझकर व्यवहार करने को तैयार है और न ही सामंजस्य बैठाने का प्रयत्न करती है। नहीं नहीं, वह नासमझ नहीं है। उसे पता है कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। टेलीफोन पर मिलने पर, सभा सोसाइटी में, विवाह जन्मदिन के समारोह में कैसे पेश आना चाहिए। हमारे विवाह के तुरंत बाद आयोजित माता पिता के विवाह के रजत जयंती समारोह में मुझे साथ लेकर जिस मुस्तैदी के साथ अंगरक्षक की तरह चौकस परछाई बनकर वह उनके साथ रही थी, उसे देखकर मैं अंदर ही अंदर गौरवान्वित महसूस करता रहा था। दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद पिता को जब अस्पताल ले गए थे, तो जिस तरह फूट फूट कर रोई थी, वह उसके अपनत्व और मन की संवेदनशीलता तरलता का मुंह बोलता प्रमाण था। बिना पर्दा लगाए जिस सहजता के साथ अपने कमरे में या माता पिता के कमरे में सो जाती थी, वह उसके मन में पैदा हुए संतोषकारी विश्वास का ही परिचायक था। पढ़ी लिखी है, इसके बाद भी किसी कागज पर दस्तखत के लिए यदि कहा गया तो पढ़ने की कभी जरूरत महसूस नहीं की उसने। माता पिता से कोई शिकायत नहीं थी उसे। पहले जब अति हो जाती थी और मैं पत्नी की हरकतों को बर्दाश्त नहीं कर पाता था, तो खाना पीना छोड़कर उससे बातचीत ही बंद कर देता था। मुझसे असंतुष्ट रहती ही थी। पूरी तरह अलगाव के कारण मेरे प्रति उसका क्रोध बहुत बढ़ जाता था। 2-4-5 दिनों के बाद जब माता पिता को इन स्थितियों का आभास होता था, तो वे हमेशा मुझे ही डांटते थे, समझौता कराते थे। कुछ दिनों के लिए गाड़ी पटरी पर आ भी जाती थी। इसके बाद हालात वही हो जाते थे। उसका आक्रोश मेरे स्वभाव और मेरी परिस्थितियों से उपजी स्थितियों के कारण था। उन स्थितियों को वश में करना या समाप्त करना मेरे वश में नहीं था और वह अपने आप को स्थितियों के अनुसार ढालने को तैयार नहीं थी। उसका अड़ियलपन मेरे अहम को जगाता था। कम बोलने, विचारों का आदान प्रदान कम करने, खुलकर बातचीत न करने के अपने स्वभाव में थोड़ा बहुत परिवर्तन लाने का प्रयास मैं करता भी था, तो उसके असंतोष की यथापूर्व सीमाओं को देखते हुए वापस अपने पुराने खोल में लौट जाता था। माता पिता से उसकी मनस्थिति, उसके मन का असंतोष छिपा न था। उसे समझाने, शांत करने का हर संभव प्रयास वे करते रहते थे। परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने के मानव स्वभाव को ध्यान में रखते हुए उन्हें लगता था कि धीरे धीरे वह सामंजस्य बैठा ही लेगी। विवाह हुए 7 वर्ष गुजर चुके। स्थितियां सुधरना तो दूर, तेजी से बिगड़ रही थी। बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, मारपीट, उनका गला दबाने तक की वारदातें, घर में कटे कटे रहने की प्रवृत्ति, आए गए के साथ बात नमस्कार न करने की घटनाएं, भोजन की तादाद और मिर्च मसालों के अनुपात में अनिश्चितता, कोप भवन में रहना दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। कुछ समझाने या कहने पर उसकी मनस्थिति अधिक उग्र हो जाया करती थी। पत्नी के मन में यह बात शायद जड़ें जमा चुकी थी कि उसके अलावा मैं सबके साथ घुल मिल कर बात करता हूँ। घर में किसी से अधिक बोलने वाली बात थी ही नहीं। बाहर वालों से शिष्टाचारवश होने वाली बातचीत से अधिक कुछ नहीं होता था। फिर भी पत्नी को सब में अपने ही प्रतिद्वंदी दिखाई देने लगे थे। माता पिता के साथ उसके व्यवहार में काम से काम रखने वाली प्रवृत्ति आती जा रही थी। स्थितियों को बिगड़ता देखकर एक रात को माता पिता ने बैठाकर मुझसे बात की।
उनका आग्रह था कि घर की शांति के लिए मैं पत्नी की इच्छानुसार चलूं। सप्ताह में एक दिन अनिवार्यतः उसे साथ लेकर सिनेमा, पिकनिक, होटल, यार दोस्त कहीं न कहीं जाऊं, उसे खुश रखूं। यदि वह परिस्थितियों के साथ, पति के स्वभाव के साथ तालमेल नहीं बैठा पा रही है, तो मैं बदलूं अपने आप को। घर में सहजता, प्रसन्नता न हो, गृह लक्ष्मी आक्रोश और असंतोष से क्षुब्ध रहे, यह किसी के लिए भी ठीक नहीं है। अपनी आदत के अनुसार उनकी बात को मैं चुपचाप सुनता रहा। 7 वर्षों में जितना पत्नी को समझ सका था, उसके आधार पर मैंने एक प्रकार से उन्हें चेता दिया। वह स्वभाव से ही हठी और एकाधिकारवादी है। आपकी दिखाई राह पर मैं चलूंगा तो सही, लेकिन उससे स्थितियां अधिक बिगड़ सकती हैं। तालमेल बैठाकर पत्नी और माता-पिता का पक्ष साधने की कोशिश करना बेटा, सब कुछ है। फिर भी यदि बहू असंतुष्ट है, तो उपाय तो हमें ही ढूंढना पड़ेगा ना। तुम्हें बताओ, दूसरा कोई रास्ता हो तो? मुखर होकर मैंने विश्लेषण प्रस्तुत नहीं किया, मगर मैं समझ पा रहा था कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर बालक की चपलता, अल्हड़ता, युवक के जोश, उत्साह और प्रौढ़ की अनुभवशीलता, परिपक्वता का निश्चित अनुपात होता है। पत्नी में बाल तत्व की अधिकता है। बच्चे की जिद और अनुभव की कमी वाला अंश बहुत अधिक है उसमें। युवा और प्रौढ़ तत्व जब जब प्रबल होते हैं, उसका व्यवहार अत्यंत प्रभावित करता है, किंतु अधिकांश समय बाल तत्व ही हावी रहता है उसके ऊपर। नारी सुलभ भावनाओं के साथ जब बाल तत्व मिलता है, तो मिली हुई हर चीज पत्नी को महत्वहीन महसूस होती है। एक खिलौना छोड़कर उसका चंचल बाल मन दूसरा खिलौना लेने की ललक से भर जाता है। नहीं मिलता है तो ठनकता है, मचलता है, जिद करता है, अड़ता है और अपनी प्रतिष्ठा के साथ उसे जोड़ लेता है। अगर मैं किसी तरह अपने स्वभाव में परिवर्तन लाता हूँ, तो उसकी प्यास बुझेगी नहीं, असंतुष्टि ही बढ़ेगी, चाह और विकराल रूप धारण करेगी, प्राप्त छोटा लगने लगेगा। हो सकता है तब उसके निशाने पर मैं न रहूं, मगर जो भी उसका लक्ष्य बनेगा, वह अधिक कष्टप्रद सिद्ध होगा। माता-पिता से पुनर्विचार का आग्रह करके मैंने प्रकरण बंद करना चाहा था, मगर हम लोग फिर बैठे, रास्ता निश्चित करे, इससे पहले पत्नी ने बड़ा कदम उठा लिया था। एक रात को कमरा बंद कर उसने कलाई की नसें ब्लेड से काटने की चेष्टा की थी। कोई बड़ी घटना यद्यपि हुई नहीं थी, घर में ही खून साफ करके बैंड एड लगाने से काम चल गया था, मगर यह घटना निश्चित रूप से ऐसी नहीं थी जिसे दरगुजर किया जा सके। यदि पत्नी ने सचमुच आत्महत्या के इरादे से नसें काटने की कोशिश की थी, तब भी, और यदि उसने ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसा किया था, तब भी जरूरी हो गया था कि उसका असंतोष दूर करने के लिए कुछ न कुछ किया ही जाए। कहना, सुनना, समझना, पत्नी के माँ बाप को बुलवाकर भविष्य में ऐसा कोई कदम न उठाने के लिए दबाव डलवाना, सब कुछ हुआ। माता पिता के कुछ दिन पहले मिली सलाह के अनुरूप मैंने अपने आप को बदलने की चेष्टा करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे मेरे प्रति असंतोष और शिकायतें कम हुई, किंतु जैसी आशंका थी, अब मेरे माता पिता से उसे शिकायत रहने लगी। भले ही आत्महत्या का अभिनय ध्यान खींचने के लिए किया गया हो, पुष्ट रूप से कहना संभव नहीं था कि वह अभिनय ही था, गंभीर प्रयास नहीं। वह फिर कोई ऐसा कदम न उठा ले, यह आतंक हम सबके ऊपर सवार रहने लगा। अप्रिय लगने पर भी उसे कुछ कहने, टोकने, रोकने से माता-पिता बचने लगे थे। उसकी जब इच्छा होती, घोषणा करती, "मम्मी, मैं बाहर जा रही हूँ।" कहाँ जा रही हो? क्यों जा रही हो? न वह खुद बताती, न कोई उससे पूछता। रात को भोजन तैयार करके पड़ोस में रहने वाले युवक के साथ टहलने निकल जाती। भोजन किसने किया, किसको कैसा लगा, ये बातें सोचने की चिंता मेरी माँ के सिर पर डाल दी उसने। पास पड़ोस मोहल्ले के लोग युवक के साथ खुलेआम रात को उसे टहलते देखते तो बातें बनाते। उनमें से कुछ बातें माता पिता तक भी पहुंचती। उसे घर में कोई नहीं टोकता, इस डर से कि फिर आत्महत्या जैसी कोई वारदात न कर बैठे। एक महिला को जब माँ ने कहते सुना कि इस औरत के कारण तो मोहल्ले का माहौल खराब हो जाएगा, तब माँ के सब्र का प्याला छलक गया। सारी बात उन्होंने मुझे बताई। रात को मैंने प्यार से पूछा तो कहने लगी, मन की बातें करने के लिए मेरा कोई दोस्त नहीं है, आपको समय मिलता नहीं है, बस इसी तरह से मेरा जी हल्का हो जाता है। तर्क वितर्क हुए, दुनियादारी का एहसास कराने की चेष्टा की, मोहल्ले में होने वाली बातों का हवाला दिया।
तब उसने वायदा किया कि युवक के साथ भविष्य में घूमने या टहलने नहीं जाएगी। अब मैं भी सचेत था। 15-20 दिनों के बाद सिलसिला फिर शुरू हो गया। मैंने टोका तो छूटते ही बोली, बात ही तो करती हूँ, भाई बनाया है मैंने उसे। इस बार रक्षाबंधन पर राखी भी बांधूंगी उसे। मैं बात बढ़ाए बिना चुप हो गया, किंतु पत्नी चुप नहीं रही। कुछ दिनों के बाद उसने घोषणा कर दी, मम्मी पापा के साथ रहना मेरे लिए संभव नहीं है। वह मानती थी कि वे लोग कुछ कहते नहीं हैं, रोकते टोकते बरसते भी नहीं है। उसको लगता था कि उनकी मुद्रा, उनकी दृष्टि, उनकी सामान्य बातें, यहाँ तक कि उनकी खामोशी भी एक तरह का दबाव डालती है उस पर। हमेशा एक प्रकार का तनाव मस्तिष्क में बना रहता है। उनके अव्यक्त दबाव और अपने सतत तनाव के कारण मैं ऐसा महसूस करती हूँ जैसे कि मैं खुली जेल में बंद हूँ। मम्मी पापा के साथ रहकर मैं खुद को आज़ाद महसूस नहीं करती हूँ। यह एहसास केवल अलग रहने पर ही मिट सकता है। पत्नी का यह व्यवहार मुझे अपने आकलन की पुष्टि जैसा ही लगा। मेरे साथ तालमेल नहीं है। एक बार आत्महत्या करने का प्रयास कर चुकी है, दोबारा कर सकती है। अस्थिरता कूट कूट कर भरी है। खिलौने हासिल करने और उन्हें तोड़ने में सुख मिलता है। कल मैं दोषी था, आज माता पिता दोषी है। अलग रहने लगेंगे तो हो सकता है फिर मुझे ही दोषी करार दे दे। मैं पूछ नहीं हिलाऊं और उसकी मति भ्रष्ट हो जाए तो हो सकता है कि वह आत्महत्या भी कर ले। मेरा कोई अपराध नहीं, माता पिता का कोई दोष नहीं, फिर भी आत्महत्या के लिए उकसाने का दंड हमें ही भोगना पड़ेगा, ये तो तय है। विवाह के 9 वर्षों के बाद पत्नी और अपने संबंधों को खंगाल रहा हूँ। क्या मुझसे ही कहीं कुछ गलत हो गया है? घूम फिरकर अलग हो जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं सूझता। पत्नी को कभी कोई परित्यक्ता कहे, यह कल्पना बहुत त्रासदायी है मेरे लिए। मुझे कोई हत्यारा कहकर आरोपित करे, यह बात तो विभत्स है। जीवन भर सुलगता रहूं, निर्दोष माता पिता को बेसहारा छोड़ने का दंश सहता रहूं। एक ही रास्ता है, पत्नी स्थितियों को समझकर थोड़ा दाएं बाएं, थोड़ा समझ बूझ कर व्यवहार कर ले, अपनी मानसिकता को थोड़ा सा बदल ले। वस्तु स्थिति आईने की तरह साफ है, तब भी बार बार एक ही प्रश्न मुझे मथ रहा है, क्या मुझसे ही कहीं कुछ गलत हो गया है? मित्रों, ये थी कहानी यक्ष प्रश्न, जो कि कहानी के नायक को मथ रहा है। कहानी लिखी है भगवान अटलानी जी ने। आपको भी लग रहा है ना कि ये कहानी आज के परिवेश में एकदम सही बैठती है। हर घर में घर की गृहलक्ष्मी कुछ अपवादों को छोड़कर बड़ी असंतुष्ट नजर आती है। कभी उसके लिए दोषी उसका पति है, कभी दोषी उसके सास ससुर है, और कभी कभी तो वो बच्चों को भी दोषी मान लेती है, और इस तरह से उसका मन हमेशा असंतुष्ट रहता है। हालांकि लेखक महोदय ने इस समस्या का हल भी बताया है कहानी में, लेकिन क्या वह हल आपकी दृष्टि से भी उचित है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि इस समस्या का हल क्या और भी कोई हो सकता है। जैसा कि उस पत्नी कहती है कि वह अलग होकर ही खुश रहेगी, क्या रहेगी वाकई अलग होकर खुश? ऐसा तो मैंने कई घरों में देखा है जहाँ केवल पति पत्नी ही रहते हैं, लेकिन तब भी हमेशा उनमें टकराव की स्थिति और असंतोष बना रहता है। मित्रों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जब आप लोग कहानी के बारे में अपनी कमेंट लिखते हैं, नई नई कहानियां ढूंढकर उन्हें पढ़ने का एक नया हौसला जागता है पढ़ने वाले के मन में। जल्दी ही मिलती हूँ एक और बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो। मैं अपर्णा रमेश।